दोस्तों, एक लड़का 8-9 सालों से दुबई की एक कंपनी में काम किया करता है। उसकी नई नई शादी हुई तो वो अपनी पत्नी को भी दुबई ले गया। एक दिन उसने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें मैनेजर और मैनेजर से रिक्वेस्ट करके कंपनी मालिक दुबई शेख साहब को भी बुलाया। शेख साहब ने जैसे ही उसकी पतली सी खूबसूरत बीवी को देखा तो दिल पकड़कर रह गया। देखिए दोस्तों, उसके बाद जो जो हुआ जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको भी कुछ ना कुछ सबक मिलने वाला है। दोस्तों, ये कहानी है हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक लड़के की जिसका नाम विनोद था। विनोद 8-9 साल से लगातार दुबई में बतौर इलेक्ट्रिशियन के एक कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक था। पूरी कंपनी में विनोद ही इलेक्ट्रिशियन का मेन मैकेनिक था और कंपनी के लिए बहुत ही वफादार बंदा था। काम करते करते इसी बीच दुबई में रहते हुए उसको 9 साल हो गए थे। उसकी उम्र 28 साल हो गई थी। विनोद बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमाता था। अब सोचने लगा कि अब ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, अब तो शादी करनी चाहिए। तो जब वो घर आया तो उसके माँ बाप ने उसकी 20 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम शालू था, उससे उसकी शादी कर दी। अब दोस्तों, शादी के बाद विनोद और शालू बहुत ही प्यार मोहब्बत से रह रहे थे, लेकिन कहते हैं कि अच्छे दिन कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। दोस्तों, 3 महीने यूं ही बीत गए और उसकी छुट्टी खत्म हो गई। उसके बाद वो अपनी पत्नी शालू को हिंदुस्तान छोड़कर दुबई चला गया। तो फिर दुबई जाने के बाद उसका और शालू का एक दूसरे के बिना दिल ही नहीं लगा। अब शालू जब भी उसको फोन करती तो बस यही कहती कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, आपके बिना मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता, छुट्टी लेकर वापस आ जाओ। लेकिन उधर से विनोद कहता कि अभी तो मुझे आए हुए 1 महीने भी नहीं हुआ है, अभी तो छुट्टी मुझे 2 साल बाद मिलेगी। लेकिन जो तुम्हारा हाल है वही हाल मेरा भी है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं। शालू ने फोन पर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करो तुम मेरे पास वापस आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, फिर वो एक दिन शाम के वक्त बैठा सोचने लगा कि यार बात तो सही है, मेरी उम्र आधी तो हो गई, अभी तो मैंने शादी की है और इस ऐसे पैसे का मैं क्या करूंगा जब अपनी पत्नी को ही वक्त नहीं दे पाऊं। वैसे वो कंपनी का मेन आदमी था, इसलिए कंपनी के किसी भी आदमी से या मालिक से वो बेधड़क बात कर लिया करता था। ये बात सोचकर उसने अपने कंपनी मैनेजर से कहा, मैं अब घर जाना चाहता हूं, मेरा हिसाब कर दीजिए। तो दोस्तों, चूंकि वो 9 साल से काम कर रहा था, उसके फंड वगैरह भी कट रहे थे। 1.5-2 लाख रुपए उसके बन रहे थे। उस हिसाब से उसने सोचा ये पैसे आसानी से मिल जाएंगे और मैं अपने घर जाऊंगा, वहीं पर कुछ काम करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता इतना आसान नहीं था। अब देखो, विनोद ने जब अपने मैनेजर से कहा कि मैं अब ये काम छोड़ना चाहता हूं, पहले तो मैनेजर ने विनोद को बहुत समझाया और उसके बाद मैनेजर ने कंपनी के मालिक से बात की और बताया कि शेख साहब, ये बंदा विनोद, अब उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी पत्नी के बिना नहीं रह पा रहा है। अब वो अपने घर जाना चाहता है, लेकिन कंपनी मालिक कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी बंदा है, वो एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर ये चला गया तो हमारा काम बहुत गड़बड़ हो जाएगा। फिर मालिक ने कहा कि उसको किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा। एक काम करो, उसकी पत्नी को यहाँ बुला लो ताकि वो दोनों साथ रहें और काम भी चलता रहे। लेकिन मैनेजर ने कहा कि ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। जो आदमी बड़ा अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजर हो, जिसकी तनख्वाह कम से कम 4 से 5 लाख महीना हो, तभी वो अपनी पत्नी को यहां ला सकता है। और विनोद तो बस एक इलेक्ट्रिशियन है जिसकी कमाई इतनी नहीं, इसलिए उसकी पत्नी को बुलाना संभव नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी एक बंदे की वजह से हुकूमत की तरफ से कोई दिक्कत उठानी पड़े। लेकिन दोस्तों, इसका भी एक रास्ता उन लोगों के पास था। वो लोग किसी न किसी तरह विनोद की बीवी का पासपोर्ट बनवाकर वीजा बनवा देते हैं और उसके बाद फिर विनोद की पत्नी को आने की परमिशन मिल जाती है। शालू का भी पासपोर्ट बनवाया जाता है। उसके बाद विनोद शालू को दुबई लाने के लिए इंडिया आ गया। अब दोस्तों, शालू को दुबई जाने का मौका मिल रहा था, इसलिए वो तो बहुत खुश थी और खुशी खुशी दुबई पहुंची। वहां पर उसके लिए एक बेहतरीन फ्लैट का इंतजाम किया गया। उसके बाद 2-3 दिन में ही सारा इंतजाम हो गया और विनोद काम पर वापस जाने लगा तो लगभग दिन बीते होंगे। एक दिन कंपनी मैनेजर ने कहा, क्या हाल है विनोद,
कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? अब तो तुम्हारी पत्नी यहाँ पर है, मौज ही मौज होगी। दोस्तों, जो मैनेजर एक लंबा तगड़ा आदमी था, वो साउथ इंडिया के मद्रास का रहने वाला था। उसका नाम था राजगोपाल अय्यर। तो विनोद ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरीके से हमारी लाइफ चल रही है और आपने जितनी मदद की उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजगोपाल ने कहा, भाई धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, कुछ पार्टी वगैरह भी करनी पड़ेगी तुम्हें। तो विनोद ने कहा, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिस दिन आप कहें उस दिन मैं आपको पार्टी दे दूंगा। तो राजगोपाल ने कहा, भाई बाहर की पार्टी मुझे नहीं चाहिए, हम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी पत्नी को देखेंगे, तुम्हारी पत्नी के हाथों का बना खाना खाएंगे। अब दोस्तों, जब विनोद ने यह बात सुनी तो डर गया, क्योंकि उसने सुना था कि कोई भी अपनी पत्नी लेकर वहां पर गया तो उसको वहां के शेख वगैरह हड़प लेते हैं, उनके साथ बहुत गलत काम होता है। तो वो भी घबरा गया और बोला कि सर घर पर क्या आएंगे, कहीं बाहर ही आपको पार्टी दे दूंगा, जहां भी आप कहें। तो उसने बोला, नहीं तुम्हारे घर पर ही आएंगे, और तुम बाहर क्या पार्टी दोगे, बाहर तो हम रोज ही खाते हैं। अब दोस्तों, उसने कहा, ठीक है सर, किस दिन आप आएंगे? तो राजगोपाल अय्यर ने कहा, शुक्रवार के दिन छुट्टी रहती है, उसी दिन आएंगे, और सुनो जो हमारी कंपनी के मालिक शेख साहब भी आएंगे। दोस्तों, शुक्रवार का दिन आया। सुबह से ही विनोद और उसकी पत्नी शालू उनके आवभगत में लग गए। कई तरीके का उन लोगों ने खाना बनाया और उसके बाद शाम को 8 बजे राजगोपाल अय्यर और उसके साथ 2 लोग, एक कंपनी मालिक उसके फ्लैट पर आए और आकर हॉल में बैठ गए। अब दोस्तों, खाने पीने का इंतजाम था ही, उनके सामने एक से एक खाना आने लगा। उन लोगों ने खाना पीना खाया और बात करते हुए रात के 11 बज गए। फिर जो राजगोपाल अय्यर ने कहा, भाई विनोद, तुमने तो यार अपनी पत्नी का मुंह भी नहीं दिखाया। तो उसने कहा कि सर क्या देखेंगे, गांव देहात के कल्चर की है, उसको शर्म आती है, घूंघट में रहती है। दोस्तों, वो अपनी पत्नी को बचाना चाहता था कि ये लोग उसका चेहरा ना देखें, लेकिन जो राजगोपाल था वो जिद पर अड़ गया और कहा, नहीं भाई, ऐसे थोड़े ही चलेगा, मुंह तो हम देखकर ही जाएंगे। अब दोस्तों, चूंकि वो मैनेजर था और उसका कंपनी मालिक भी वहीं था, वो भी बड़े लोग थे, तो वो हार मान गया और शालू से कहा कि चलो ये लोग तुम्हारा चेहरा देखेंगे। उसके बाद शालू उनके सामने आई और उनके सामने खड़ी हो गई। जब मैनेजर और शेख ने देखा तो देखते ही रह गए और कहा, विनोद तुम्हारी तो बहुत खूबसूरत पत्नी है यार, काश हमारे शेख साहब और मुझे भी मिल जाती। जब ये बात शालू सुनती है तो शर्मा जाती है। उसके बाद शालू अंदर जाने लगी तो शेख साहब ने कहा, अरे जरा रुको तो सही, कहां जा रही हो? शेख अपनी जेब से सोने की चैन निकालकर शालू को देने लगा। तो विनोद ने कहा, अरे शेख साहब रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है? मैनेजर ने कहा, नहीं भाई, मुंह दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैनेजर ने भी जबरदस्ती शालू का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी रख दी। उसके बाद वो घर में चली गई। फिर उसके बाद ये लोग रात के 12 बजे उसके घर से निकल गए। उसके बाद अपने अपने फ्लैट पर चले गए और विनोद और शालू ने खाना पीना खाया। उसके बाद शालू ने घबराते हुए कहा कि आज से इनको अपने घर पर मत लेकर आना, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगते और जो मेरे साथ इस तरीके से किया मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा कुछ मत करना। विनोद ने कहा, अरे यार, कहां ये लोग रोज रोज थोड़े ही आने वाले हैं। शालू ने कहा, डर की बात तो है ही, हम लोग अनजान देश में हैं, अगर कहीं कुछ हो गया तो हमारी कोई हेल्प भी करने वाला नहीं रहेगा। फिर वो कहता है कि चलो, राजगोपाल अय्यर तो अपने ही देश के हैं, हमारे साथ तो कुछ बुरा कर नहीं सकते। लेकिन फिर अगले दिन विनोद जब काम पर गया तो शेख साहब खुद विनोद से मिला और कहने लगा, हाँ भाई विनोद, तुम्हारी पत्नी तो यार बड़ी बड़ी दमदार थी और खाना भी बहुत अच्छा बनाया था। थोड़ी देर बाद राजगोपाल ने कहा, अब हर शुक्रवार को तुम्हारे ही घर खाना खाएंगे। ये बोल दिया दोस्तों। जब शेख ने कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत शानदार है, बहुत प्यारी है, तो विनोद ने तो थैंक यू कहकर बात खत्म कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत खराब लगा। पर वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे कि विरोध करने का मतलब मुसीबत को बुलावा देना था। अब दोस्तों, शुक्रवार का दिन फिर आया। राजगोपाल ने दोपहर में ही फोन कर दिया कि भाई आज क्या खास बना रहे हो? तो विनोद थोड़ा घबरा गया, लेकिन हाँ हूं करता रहा। फिर शाम को पार्टी हुई, लेकिन विनोद का मन अब उखड़ने लगा था। वो शालू से कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि उसे मालूम था
कि अगर वो ये सब बताएगा तो शालू को बहुत बुरा लगेगा और शायद वो भड़क भी जाए। अब दोस्तों, रविवार का ही दिन आया था। मैनेजर राजगोपाल ने विनोद को एक दूर की साइट पर काम के लिए भेज दिया और इस बार खुद बिना बताए अचानक शालू के पास पहुंच गया है। डोर बेल बजाई तो शालू ने दरवाजा खोला तो सामने राजगोपाल को देखकर चौंक गई और थोड़ी घबरा भी जाती है। कहती है, सर आप? विनोद तो घर पर नहीं है। तो वो मुस्कुरा कर कहता है, हाँ मुझे पता है वो साइड ऑफिस गया है, लेकिन तुम तो हो ना, क्या अंदर नहीं बुलाओगी? अब शालू समझ गई कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन डर के मारे वो कुछ कह भी नहीं पाई, क्योंकि वो जानती थी कि ये बड़ा आदमी है और अगर इससे उल्टा सीधा कुछ बोल दिया तो विनोद के लिए आफत खड़ी हो सकती है। इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वो अंदर चली जाती है। दोस्तों, पीछे पीछे राजगोपाल अय्यर भी चला गया और एक सोफे पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बैठ रहा और शालू अंदर कमरे में रही। अब राजगोपाल का सब्र टूट गया और कमरे के अंदर पहुंच गया और शालू के साथ छेड़खानी करने लगा। शालू उसका कोई जवाब नहीं दे पाई, कोई एतराज तो नहीं कर पाई, लेकिन उसने मैनेजर को बड़े अच्छे अंदाज में बहला दिया और बाहर सोफे पर बैठा दिया। शालू जो पहले से ही सहमी हुई थी, घबरा कर एक कमरे में जाती है और तुरंत विनोद को फोन लगाती है। वो कहती है, वो जो आदमी है वो जबरदस्ती घर में घुस आया है। विनोद घबरा गया और पूछा, क्या? वो अंदर कैसे पहुंच गया? शालू कहती है, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। विनोद बोला, मैं तो बहुत दूर हूं, क्या इसने तुम्हें कुछ कहा? शालू ने कहा, नहीं कहा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। ठीक है, जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। फोन कट गया। थोड़ी देर बाद वह फिर अंदर गया और शालू के साथ फिर से छेड़खानी करने लगा। इस बार वो बहुत खतरनाक भेड़िए की तरह लग रहा था। उसे देखकर शालू बिल्कुल घबरा गई। उसने शालू को बेड पर लेटा दिया और जबरदस्ती करने लगा। शालू तो उसकी बड़ी कदर इज्जत कर रही थी। उसने राजगोपाल अय्यर को जोरदार तमाचा लगा दिया। राजगोपाल इतना ताकतवर था, शालू जैसी अगर 2-3 भी होती कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ। उसने शालू के सामने हाथ जोड़ लिए और बाहर आकर बैठकर रोने लगा। शालू बहुत हैरान और डरी हुई अंदर बैठी रही। लगभग 1 घंटे बाद बाहर आई है तो देखती है कि राजगोपाल अय्यर सोफे पर बैठकर रो रहा है। वो हैरान रह गई, इतना बड़ा आदमी और इस तरह से रो रहा है, लेकिन वो कुछ पूछती नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर वो कांप रही थी। करीब 2 घंटे वो शख्स वैसे ही गुमसुम बैठा रहा। इतने में विनोद भी घर पहुंच गया है। बेल बजाई, लेकिन